Hello everyone, a very good evening to one and all those who are watching my video। कैसे हैं आप सब। तो जो हमने लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था, इट वाज अबाउट एड्सॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शंस आई हैव एक्सप्लेन विद यू। तो मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है ना। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या है। सपोज करो कि आप चौक से बोर्ड के ऊपर लिख रहे हो, सो दैट चौक दैट यू आर यूजिंग, ऐसा तो नहीं है ना कि चौक बोर्ड के अंदर ही चला जाता है, वो सिर्फ उसके सरफेस पर ही रहता है। आप उसके सरफेस पर लिख भी रहे हो, आप रिमूव भी कर रहे हो, तो वो चीज क्या है, दैट इज एन एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। और जिस तरीके से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, जैसे सॉल्यूशन को बनाने के लिए वी नीड टू थिंग्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन द सेम वे, to make the proper process of adsorption, what we need is adsorbate and adsorbent। देखो बोर्ड हमारे पास है, लेकिन हमारे पास लिखने का मटेरियल नहीं है। सपोज करो हमारे पास मार्कर नहीं है, हमारे पास चौक नहीं है, तो क्या हम लिख पाएंगे? हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। दैट चौक इज बेसिकली बिहेव्स एज सॉल्यूट एंड इट इज नॉन एज adsorbate, the thing which is going to be adsorb, ठीक है। द थिंग, वो चीज जिसको एड्सॉर्ब कराया जाता है, विच इज नॉन एज एड्सॉर्बेट, एंड द थिंग ऑन विच द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मतलब जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाकर के आपका वर्क करता है, दैट इज नोन एज एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक आपका होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, एक आपका होता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। दूसरा मैंने आपको जो टाइप्स बताई थी वो आपका क्या होता है, वो आपकी होती है फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो होता क्यों, बेसिकली उसका रीजन क्या होता है एड्सॉर्प्शन के होने का। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया देखो, एड्सॉर्प्शन होने का रीजन ये होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं, आपने एक गिलास ले लिया, गिलास के ऊपर आपने गिलास में पानी भरा, आपने एक ऑयल की ड्रॉप को डाला, तो आपने देखा जो ऑयल की ड्रॉप थी उसे सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपका अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो सिर्फ तीन तरफ से मिल रहा था, ठीक है। पानी के नीचे वाले सरफेस पे, पानी के साइड वाले सरफेस पे, लेकिन अपर सरफेस से उसको कोई भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिला। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए होता क्या है, एक आउटर पार्टिकल आता है और जो आपका ड्रॉप होगा वो उस आउटर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो होगा क्या, वो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के काम आता है। तो हम क्यों करते हैं एड्सॉर्प्शन? टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड टू मेक अ हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल टू द लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम द हाईली अनस्टेबल कंपाउंड टू द स्टेबल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम एड्सॉर्प्शन की हमें जरूरत होती है, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी कि भैया हमें पता है कि हमें लेस एनर्जी से मोर एनर्जी की तरफ जाते हैं हम लोग। आपका स्टेबल से जो स्टेबल फिनोमिना होता है, उसमें आपका क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रीजन होता है, तो आप क्या बताएंगे? टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस वी नीड द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज आपकी हुई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। जॉर्प्शन द थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड विद यू। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब कपड़ों के हम डाई कराते हैं, कपड़ों को हम कलर कराते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो कलर होता है ना, वो कलर ऊपर अपर जो भी आपका फैब्रिक है उसके अपर सरफेस पर भी आपका जाता है, और उसके फैब्रिक का जो एक एक फाइबर जो होगा, उसका एक एक पार्टिकल जो होगा, स्पेस जितना स्पेस प्रेजेंट होता है, इन ईच एंड एवरी स्पेस इट इज गोइंग टू बी फिल्ड। तो वो चीज क्या होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जॉर्प्शन। व्हेन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज नॉन एज जॉर्प्शन प्रोसेस। एक आपको बताया था मैंने डिसॉर्प्शन क्या होता है। तो डिसॉर्प्शन का मीनिंग आपको पता है, डीई मतलब होता है बेटा रिमूव करना, और जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपने जो भी एड्सॉर्ब कराया है, जो भी मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। आपने चौक से बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है। चौक क्या था, एड्सॉर्बेट था, बोर्ड क्या था, एड्सॉर्बेंट था। अब आपने क्या किया, अब आपने उसको रब कर दिया, मतलब आपने उस जितना जो कुछ लिखा था आपने उस चीज को बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया। वो प्रोसेस क्या हुई, दैट प्रोसेस वाज नोन एज योर डिसॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं, अच्छा दो तरीके के और भी होते हैं। वीक एड्सॉर्प्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में आता है वीक एड्सॉर्प्शन और स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन। वीक को आप नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग को आप पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं। तो वीक एड्सॉर्प्शन मैंने आपको बताया था कि जहां वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो आपका वीक एड्सॉर्प्शन होता है, जिसको फिजिजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। और जहां पर आपकी केमिकल बॉन्ड्स मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे आप किसके नाम से जानते हैं,
जाते हैं केम एड्सॉर्प्शन के नाम से, या स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन के नाम से, या पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन के नाम से। तो इन सारी चीजों को आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक आप इससे पहले आप ध्यान में रखो कि ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से बेसिकली, इन चीजों का ना आपको यहां पर ध्यान में रखना है। देखो, मैं आपको एक कॉमन सी चीजें बता देती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को, देखो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि कैसा नेचर होगा एड्सॉर्बेंट का, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कैसा नेचर होता है एड्सॉर्बेंट का। सबसे पहला एड्सॉर्बेंट का कि उसके पास क्या टेंडेंसी है किसी एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करने की। अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस आपकी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एड्सॉर्बेट का नेचर भी डिपेंड करेगा कि अगर एड्सॉर्बेट का जो मॉलिक्यूल आपका आ रहा है एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, अगर उस पर वो अगर आपका एड्सॉर्ब होने की प्रॉपर्टी रखता है तो वो एड्सॉर्ब होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, आपका एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखो, आपने सॉल्ट ले लिया, आपसे बोला सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट नहीं, सिंपल सी चीज देखो, आपको कॉटन दे दिया। अब आपसे बोला जाए क्या कॉटन क्या है, कॉटन और पानी की बात करते हैं हम, ठीक है। अब कॉटन और पानी की हम बात करें तो कॉटन क्या किया, कॉटन को मैंने पानी में डाला तो कॉटन तो पूरी की पूरी मतलब प्रॉपर उसने वाटर को ऑक्यूपाई कर लिया, वो तो बहुत हैवी वेट हो गया उसका। तो उसमें क्या था, वो उसके पास एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसके वो तो एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट both play a very important role while during affecting the process of adsorption. प्रेशर कितना होना चाहिए, जितना ज्यादा आप प्रेशर, अब जितनी आप प्रेशर की बात करते हैं तो वो भी आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये सारी चीज नेक्स्ट आपकी क्या आती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर हमारा कितना लो रहेगा। आप एक चीज को ध्यान से रखना कि जितना टेम्परेचर आप कम रखोगे ना, उतना ही एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस आपकी ज्यादा होगी बस। और प्रेशर जितना हाई रखोगे उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो, एड्सॉर्प्शन आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। आपको वीडियो में दिखाई देगा, ठीक है। मैंने आपको जो स्क्रीन शेयर की हुई है इसमें आप देखेंगे। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, इसमें जो एक सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर जाकर के स्टिक कर जाता है, लेकिन वो प्रॉपर उस सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, दैट इज नॉन एज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। आइसो मीन्स होता है सेम, मतलब कांस्टेंट, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आपकी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस बनती है तो किस तरीके का आपका फिनोमेना बनता है। तो देखो इसमें क्या होता है, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस। बहुत ध्यान से देखना, द वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या है कि हम एक गैस की बात कर रहे हैं, गैस ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है। बहुत सीधी सी चीज, आप एक चीज देखो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, किसके सरफेस पर, सॉलिड के सरफेस पर, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यहां पर जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो होता क्या है, जो आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, इट इज अ वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस, कि कितना अमाउंट ऑफ गैस है एड्सॉर्ब हुआ है किसके सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, विद प्रेशर at constant temperature can be expressed by means of a curved term which is known as adsorption isotherm. अब आपको इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ। मैंने आपको कोल माइन वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई जितने भी वर्कर होते हैं ना, सब अपने फेस पर मास्क लगा के जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि भाई एक गैस अंदर आ रही है तो फिर मास्क बदल दिया, फिर गैस चिपक गई उनके मास्क से, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो आपका नॉर्मल, हम केम एड्सॉर्प्शन की टर्म को बताते हैं। अब वो करता तो मोनोलेयर की फॉर्मेशन है कि कितना अमाउंट ऑफ, अगर वो बंदा 12 घंटे काम कर रहा है तो वो उस मास्क को लगा के रखेगा, ऐसा नहीं है कि वो मास्क को बार बार चेंज करेगा, ठीक है। तो वो मोनोलेयर फॉर्मेशन करता है, मैंने कल आपको फिजिक्स ऑप्शन में बताया था। अच्छा, अब उस पे कितनी गैसेज है, अमाउंट ऑफ गैस, आप एक चीज देखो कि कितनी अमाउंट होगी गैस की, हार्मफुल गैसेस की, जो उस चारकोल से, चारकोल आपका क्या होता है, एक तरीके से आपका एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है।
चारकोल के सरफेस पर जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो सारी के सारी वहां पर जाकर के उससे स्टिक हो जाती हैं और प्योर एयर सिर्फ और सिर्फ उन वर्कर्स की बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, तो बस हमें ये सी चीज के और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, टेम्परेचर तो वही डे की बात कर रहे हैं हम। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस की मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस आपका एड्सॉर्ब होता है एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टर्म आती है वो होता है आपका फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात क्या कि आपको ये डेरिवेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको एक पता होना चाहिए कि जब हम फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है वैल्यू, दैट इज x बाय m इज इक्वल टू k डॉट p 1 की पावर n। अब देखो होता क्या है, फ्रिडलिच ने क्या बोला था, फ्रिडलिच होता है इट इज अ ग्राफ। सिंपल सी चीज अगर मैं बताऊं, इट इज अ ग्राफ और इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ गैस। मतलब x बाई m और p की जो वैल्यू होती है उनके बीच का जो रिलेशन होता है ना, उस ही रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। सिंपल सी चीज आप यहां पर ध्यान में रखो। ठीक है, तो क्या होता है एड्सॉर्प्शन, फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब x बाई m वैल्यू को हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का नाम देते हैं, एंड प्रेशर ऑफ अ गैस की मतलब एक गैस के थ्रू कितना प्रेशर लगाया जा रहा है एड्सॉर्ब होने के लिए किसी भी सरफेस पर। ठीक है, वो चीज क्या होती है, वो फ्रिडलिच उस चीज को एक्सप्लेन करता है। चलो अब इसको देखते हैं। इट इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप। ये क्या है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस। यहां देखो ये जो टर्म लिखी हुई है, क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, दिस इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आप इसको ऐसे ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड अ प्रेशर ऑफ अ गैस where the value of n is always less than 1। हमेशा मतलब जब हम 1 बाई n में आप n की वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। उसको आपको बाद में बताऊंगी मैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, हमें ये चीज पता चली कि भैया x बाई m जो होता है ना, x बाई m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है कि कितना, x का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट कितना अमाउंट ऑफ गैस आपकी एड्सॉर्ब हुई है m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर। ठीक है, अच्छा, x का मतलब होता है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, m का मतलब होता है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब देखो क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट का बेटा मतलब ये है, देखो आपके पास एक बोर्ड है। ठीक है, उस बोर्ड का एरिया आप लगा लो कि भाई कितना एरिया, आप कुछ भी चीज को सोच सकते हो, उस पे कितनी गैस आपकी आके ऑक्यूपाई होगी, जितना उसको एरिया मिलेगा उतनी ही तो गैस आके ऑक्यूपाई होगी। छोटा एरिया है तो कम गैस जाएगी, बड़ा एरिया है तो ज्यादा गैस जाएगी। अब बलून का एग्जाम्पल देख लो ना, सिंपल सी चीज, बलून को देख लो आप। बलून की लिमिट होती है छोटे छोटे साइज के, फिर बड़े साइज के और बड़े साइज के बलून आते हैं, जिसमें जितनी कैपेसिटी है अपने अंदर प्रेशर को इंसर्ट कराने की, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाने की, वो उतना ही तो बढ़ा सकता है। तो बस सिंपल सी चीज आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, मोर विल बी द साइज ऑफ द एड्सॉर्बेंट या मोर विल बी द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, हायर विल बी द मास ऑफ गैस विल बी एड्सॉर्ब। उसके अंदर उतनी ही गैस जाएगी जितना उसका एरिया होगा या जितना उसका मास होगा। P का मतलब क्या होता है, P आपका प्रेशर होता है, और जो K होता है विच इज नोन एज कांस्टेंट। K और N की जो वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं K और N किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर और गैस के सरफेस पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया, देखो ग्राफ को देखना आप, बहुत ध्यान से इस ग्राफ को देखना। ठीक है, ग्राफ में आपको क्या क्या दे रखा है, ग्राफ में आपको ये चीज बता रखी है कि भैया ये देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस पर आपका प्रेशर ले लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपका प्रेशर ले लिया और वाई एक्सिस पर आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ले रखा है। एक्स एक्सिस पर ले लिया प्रेशर और वाई एक्सिस पर ले लिया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। चलिए ये बात यहां तक समझ में आई। उसने 3 टेम्परेचर की रेंज बनाई, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर T3। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो इसको। देखो कर्व में क्या है, वेयर द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर, प्रेशर के अगेंस्ट हमने x बाई m की वैल्यू को प्लॉट कर दिया। अब हमें यह पता था कि भैया जितना कम
टेम्परेचर होगा ना उतना ही ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी, क्योंकि आपको पता है कि गैस क्या है, गैस तो ऑलरेडी फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एड्सॉर्ब होगी या वो इधर उधर भागेगी, वो तो वेपराइज होगी। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर रखोगे उतना ही आपका क्या होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एड्सॉर्ब जो टेंडेंसी होगी एड्सॉर्ब करने की ना एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, वो आपकी कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा जितना आपका टेम्परेचर की वैल्यू कम उतना ही ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो देखो यहां पर क्या बोल रखा है, द कर्व विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये जो कर्व बनाया हुआ है वो कर्व क्या एक्सप्रेस करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस adsorbed by the adsorbent with pressure at a constant temperature. These curve indicate that at a fixed pressure, क्योंकि pressure तो हमारा fixed था, at a fixed pressure there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature. आपने पहले temperature 192 करा, अब सपोज करो इस T1 को मैं नाम दे देती हूँ 190, ठीक है। इस T1 टेम्परेचर को नाम दे दिया 190 केल्विन, इसको दे दिया 200 केल्विन, इसको दे दिया 300 केल्विन। अब आप एक चीज देखो, जब टेम्परेचर बहुत कम था आपकी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा थी। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू कम हो गई। टेम्परेचर आपने और बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू आपकी और कम हो गई। तो इस ग्राफ से आपको क्या चीज मिली कि जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ेगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू आपकी कम हो जाती है। तो इन कर्व्स ने क्या इंडिकेट करा, दैट एट अ फिक्स्ड प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें, बड़ी सिंपल सी बात है, गैसियस मॉलिक्यूल तो टेम्परेचर के बढ़ाने से और ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और ज्यादा मूव करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितना ज्यादा कम आप टेम्परेचर रखेंगे उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। सिंपल सी चीज को ध्यान में रखो ना, आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर में आपको गैस फिल करनी है, हम कौन सी कंडीशंस पे करते हैं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, LTHP की कंडीशन है, ध्यान रखना। LTHP कि जितना टेम्परेचर आप कम रखोगे और जितना प्रेशर आप दोगे ना उतनी ही गैस आपकी सिलेंडर के अंदर फिल होगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, गैस के पार्टिकल्स दे आर ऑलरेडी फ्रीली मूविंग, और टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे वो तो और ज्यादा इधर उधर मूव करेंगे। ठीक है, मार्क माय पॉइंट कि मैं आपसे क्या कह रही हूं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन की जो टर्म होती है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन आपका कम हो जाता है। These curves always seems to approach saturation at high pressure। ठीक है, ये चीज अभी आपको बताएंगे। देखो आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज पता चली कि भैया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब इसको लॉगरिथम पुट कर देते हैं। इसके लॉगरिथम पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, log x by m इज इक्वल टू log k p की पावर, अगर इसमें लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, k log p की पावर 1/n लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से ग्राफ से प्लॉट करते हैं। तो log आपने पुट किया, log x by m आ गया, log k लिख दिया, आपने पावर को हम आगे ले आएंगे 1/n log p आ गया। अब यहां पर है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो हम इक्वेशन पुट करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, हमने क्या किया, जो log x by m है विच इज इक्वल्स टू y, log k विल बी इक्वल्स टू देयर इट इज log k जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, log k की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी c के बराबर हो जाएगी, और 1/n log p की जो वैल्यू होगी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, mx के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। देखो इस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म आपको देती है मैं आपको इसमें एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए देखो ये मैंने क्या किया, यहां पर यहां देखिए, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, दिस इज नॉन एज आर एक्स एक्सिस, दिस इज नॉन एज आर वाई एक्सिस। एज आई हैव टोल्ड यू कि हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया था, हमने एक्स एक्सिस पर आपका क्या चीज ली है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया प्रेशर और वाई एक्सिस पर हमने लिया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहां पे हुआ क्या, यहां से आपका
नॉर्मल सा, जैसे अभी अब हमारा प्रेशर कम है, देखो हमारे पास बहुत ज्यादा एरिया है, आप सपोज करो हमारे पास इतना एरिया है हमारे पास, ठीक है, इतना एरिया हमारे पास है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखो जब हमारा लो प्रेशर होगा तो हमारा लो प्रेशर है मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अभी हमारा कम है। प्रेशर आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर और बढ़ाया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और बढ़ा। लेकिन एक टर्म ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जाकर के एड्सॉर्प्शन होना बंद कर देगा, मतलब जो गैस होगी वो एड्सॉर्ब होनी आपकी बंद कर देगी। रीजन क्या था देखो, अभी अगर मैं यहां पर इनको बताऊं तो आप देखो आपको इस तरीके से दो कंडीशन मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए दिस इज योर लो प्रेशर, this is your intermediate pressure and this is your high pressure, ठीक है। चलो अब जब लो प्रेशर था तो x बाई एम की जो वैल्यू थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के बराबर थी। जब आपका प्रेशर हाई हो गया तो x बाई एम की जो वैल्यू थी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी नॉट, और जब आपका प्रेशर इंडिपेंडेंट था तो दैट x बाई एम इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर हुई। अब देखो ये जो हमारी टर्म आएगी ना, ये वाली जो हमारी रेंज निकल के आएगी, इस रेंज को, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है, इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर हम इसको बोलते हैं। मैंने ये थोड़ा सा, ये आपका आएगा यहां पर, दिस इज योर लो प्रेशर। एक मिनट मैं इसको दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए देयर इट इज योर ग्राफ, एक आपकी टर्म इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा, ये यहाँ पर एक आपका ये, एक आपका आ जाएगा यहाँ पर ये, और एक आपका हो जाएगा ये। तो हाई प्रेशर आपका हो गया ये वाला, दिस वन विल बी योर हाई, नेक्स्ट दिस वन विल बी योर इंटरमीडिएट प्रेशर है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर है ये, एंड ये आपका लो प्रेशर है। दिस इज योर लो प्रेशर, ठीक है। यहां जब प्रेशर लो था x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p, जब प्रेशर हाई था x बाई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और जब प्रेशर आपका इंटरमीडिएट था x बाई एम प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और ये वाली जो स्टेज आती है इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। और इस प्रेशर पर, इस टाइम पर जो आपका प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। P हो गया आपका। चलिए अब एक चीज देखो, यहां पर आपका क्या है, ओरिजिन हो गया। अब एक चीज देखो, सबसे पहले देखो फ्रुडलिच ने क्या बोला था कि भैया हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास होती है लो प्रेशर, दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है इंटरमीडिएट प्रेशर, और तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है हाई प्रेशर। ये हमारे पास तीन कंडीशन होती है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, देखो मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं, देखो मेरे पास अगर सोचो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। अब इतना बड़ा एरिया आपके पास है, अब होगा क्या, आपके पास एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आपके पास आना शुरू होंगे। धीरे धीरे करके हमने प्रेशर बहुत कम किया था, तो प्रेशर कम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके एड्सॉर्प्शन शुरू हो गया। अब एड्सॉर्प्शन शुरू हुआ तो मैंने प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया एड्सॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा ना आपका शुरू हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी आई कि सारा का सारा जो स्पेस था वो आपका ऑक्यूपाइड हो गया, मतलब एड्सॉर्बेंट का अब कोई सरफेस ही नहीं बचा। तो अब चाहे तुम प्रेशर को कितना भी बढ़ा दो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कि जब सरफेस ही खत्म हो गई तो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल कहां से आएंगे, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल जितने भी आएंगे वो जैसे ही आएंगे वापस की वापस वो क्या हो जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल आपके डिसॉर्ब होने शुरू, मतलब एड्सॉर्प्शन होगा तो साथ के साथ आपका डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा ना, और जब स्पेस ही नहीं बचा तो एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये हुआ कि जब हमारे पास, ये सोचो कि हमारे पास इतना एरिया था, हमारे पास यहां तक एरिया था, तो जब प्रेशर आपका लो था तो लो प्रेशर पर, क्योंकि हमने अभी तक तो प्रेशर की वैल्यू हमें पता नहीं है ना कि हमें कितना बढ़ाना है,
तो हमारा जो प्रेशर था, क्योंकि अभी हमने प्रेशर को देना स्टार्ट किया था, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अब हुआ क्या, जब आपने प्रेशर लो रखा तो आपके पास x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आया। प्रेशर को आपने हाई किया तो एक स्टेज ऐसी आई कि धीरे धीरे करके स्पेस आपका खत्म होना शुरू हो गया। अब यहां पर एक चीज सोचो कि यहां आपका स्पेस खत्म हो गया, यहां आपका सारा का सारा एरिया खत्म हो गया, लेकिन प्रेशर की वैल्यू तो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। प्रेशर चाहे तुम कितना भी कर दो, जब जगह ही नहीं बची तो एड्सॉर्प्शन कहां होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब प्रेशर के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि उनको जगह तो मिल ही नहीं रही, उन्हें स्पेस तो मिल ही नहीं रहा एडजस्ट होने के लिए। तो एट हाई प्रेशर पर आपका क्या होगा, द x/m विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर के बढ़ाने पर अब उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर दो कंडीशन आती हैं, एक आया आपका लो प्रेशर और एक आया आपका हाई प्रेशर। अब एक चीज सोचो, जो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन जो आपका हुआ होगा वो कहां पर हुआ होगा, वो इस x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और x/m इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर p0 के बीच में ही तो कहीं वैल्यू होगी जहां पर मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन हुआ होगा। क्योंकि जब लो था उस टाइम पर तो एड्सॉर्प्शन सिर्फ शुरू हुआ था, हाई पर जाते जाते स्पेस खत्म हो गया, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन कहां पर हुआ होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर जब आपने दिया होगा तब आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हुआ होगा। तो वो इंटरमीडिएट प्रेशर पर आपकी x/m की जो वैल्यू आती है दैट इज x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1/n। मतलब कि आपका ये जो इक्वेशन होती है दैट इक्वेशन रेफर्स टू द फ्रीडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। और आपको ये एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब p की पावर 0 हो जाती है ना, तो वैल्यू आपकी क्या आती है, व्हेन p0 कम इज इक्वल्स टू 0, सॉरी व्हेन द प्रेशर values is comes out to be 0 then its value will be equals to 1। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस इस चीज को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट प्रेशर था, तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर आपका क्या था, प्रेशर जब इंटरमीडिएट था तो हमें क्या मिला, हमें एक पॉलिनोमियल ग्राफ आपका मिल जाएगा। और हमारी जो x/m की जो वैल्यू होगी दैट विल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 to 1। जो 0 से और किसके बीच में लाई करेगा, जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये 0 किसका था, ये 0 लो प्रेशर के लिए था, ये 1 वो था जो p0 की वैल्यू आती है। p0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो 0 से मतलब लो और हाई के बीच में ही आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपका पॉसिबल हो सकता है। तो ये बात हुई यहां पर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1/n की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, तो आप बोलोगे 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। इस चीज को आप ध्यान में रखना। 1/n की वैल्यू बहुत ध्यान से देखना, 1/n की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया n की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू, एक होता है 1/n और एक होता है n की वैल्यू, तो एक होता है आपका 1/n और एक होता है आपका n। तो n की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो n की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, वो आपकी इन्फिनिटी, 1 to infinity आपकी लाई करती है। तो इस चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये बात हुई आपकी ओवरऑल, ठीक है। तो अगर अब आप इसका स्लोप बनाते हैं, तो स्लोप अगर आप इसका बनाना शुरू करेंगे तो स्लोप आपको कैसा मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ग्राफ मिलेगा। ये देखिए, ये आपका x एक्सिस हो गया, दिस इज log p, दिस इज योर y एक्सिस, ये आपका हो गया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन log x/m, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाई देगा। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ये आपका हो जाएगा, इसको तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। स्लोप हो जाएगा आपका किसका, 1/n की वैल्यू, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1/, स्लोप डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज योर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पूछ लेते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव टॉपिक है ये। और इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर होगा, log k के बराबर आपका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। log x/m हो गया, इंटरसेप्ट आपका log k का हो गया, और स्लोप किसका आया, 1/n का आपका स्लोप आ गया। और इक्वेशन आपने कौन सी लगाई थी, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx वॉज योर इक्वेशन। इतना आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट फ्रीडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
ये टॉपिक आपको अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो हाई प्रेशर पर फेल क्यों हो जाता है, तो हमें एक्सपेरिमेंटल जब हमने प्रोसेस किया तो हमें ये पता चला कि जब प्रेशर हाई हम करते हैं ना तो वहां पर एक स्टेज आ जाती है जिसको आप सैचुरेशन स्टेज बोलते हो, और सैचुरेशन स्टेज पर आपका एड्सॉर्प्शन जो होगा उसकी प्रोसेस आपकी स्टॉप हो जाती है। सो द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। तो जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना होते हैं, जब आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वहां पर वो क्या आ जाती है, सैचुरेशन स्टेज आ जाती है। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम आपका क्या स्टार्ट करेंगे, कैटलिस्ट की आपका स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और बहुत जल्दी मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। शायद कल मैं आपकी इस वीडियो को कैटलिस्ट का टॉपिक हम कल कवर करेंगे। So till then, bye-bye, have a nice day, and if you like the video then please do like, share and subscribe. So and stay tuned for the next video. Bye-bye.